हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, दैट इज रेजोनेंस एनर्जी। देखते हैं क्या है और कैसे निकालते हैं। मेन बात ये है कि कैसे सॉल्व करेंगे इसके क्वेश्चन। सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है, फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यही हो जाता है कि हम सॉल्व कैसे करेंगे। बहुत बेसिक भाषा में समझेंगे ताकि इसके सारे क्वेश्चन, ठीक है, कुछ मैं कराऊंगा, लेकिन उससे उतना है कि उसको करने के बाद आपको बाकी क्वेश्चन भी आप खुद करना लग जाएंगे। ठीक है, ध्यान देना मेन बात पे। तो पहले देखते हैं कि टर्म आता कहाँ है, किस खास कंडीशन में ही आता है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है कि बाद में पूरी थ्योरी डेवलप की गई है। आप इसको ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में रेजोनेंस नाम से थ्योरी पढ़ते हैं, लेकिन थ्योरी का इजाद जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री से हुआ है, थर्मोकेमिस्ट्री के डेटा से ही हुआ है, और आज उसी की बात करेंगे। तो फॉर सर्टेन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, चाहे बेहतर वर्ड है मैं लिखूंगा स्पीसीज। अब स्पीसीज में मॉलिक्यूल आयन सब आ जाएंगे। फॉर सर्टेन काइंड ऑफ स्पीसीज, ठीक है, molecules such as ions, the calculated value of चाहे इसको बोलते हैं theoretical value, जो हम कॉपी पे कैलकुलेशन करते हैं, ऑफ अ थर्मोकेमिकल डेटा, the calculated value of a thermochemical data is different from their actual value। एक्चुअल चाहे उसको बोलेंगे हम लोग एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्चुअल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल चाहे आयन है, ठीक है, जिनको खास परिवार में रखा गया है बाकी लोगों से अलग, इनके बारे में हम निकालेंगे बॉन्ड एनर्जी, हम कुछ और निकालेंगे। थर्मोकेमिकल डेटा का मतलब जानते ही अभी तक पूरे थर्मोकेमिस्ट्री में जो कर रहे हैं, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, बॉन्ड एंथैल्पी वगैरह 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 जो भी हमने किया है, दीज आर थर्मोकेमिकल डेटा। तो अब तक जो भी किया, जैसे C2H4 का हमने निकाला, बहुत सारे कार्बन का बॉन्ड एंथैल्पी निकाला, जो भी है, CO2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, H2O का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड ऑल दैट, C2H4 का एंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी का डेटा, बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, आपने किए भी होंगे, पूरे लेक्चर में देखते आ रही है। तो हमने जो भी निकाला पहले समझ लेते हैं कि क्या है, थोड़ा सा इसको समझते हैं आगे। ये वो टर्म का मतलब क्या है। जैसे हमसे पूछा गया है कि C2H4 का बॉन्ड एनर्जी निकालिए, C2H4 का बॉन्ड एनर्जी निकालिए, तो हम पूछेंगे कि सर हमको डेटा बता दीजिए, तो क्या डेटा चाहिए, तो C बॉन्ड H का एनर्जी बता दीजिए। मान लेते हैं X1 है और C डबल बॉन्ड C का बता दीजिए, तो X2 है। किसी ने बता दिया, हम किसी ने हमको डेटा बता दिया कि C सिंगल बॉन्ड H का बॉन्ड एनर्जी X1 है और C डबल बॉन्ड C का बॉन्ड एनर्जी कितना है, X2 है। इस डेटा के हिसाब से क्या आप बता सकते हो कि इसको तोड़ने के लिए, C2H4 को पूरा ब्रेक करने के लिए गैस चाहिए, कितना एनर्जी चाहिए। तो बहुत आसानी से बता सकते हैं, हमने किया भी है। कितना चाहिए, तो 4x1 कितना एनर्जी चाहिए भाई, इसको नोट मत करिए, समझिए। इसको तोड़ने के लिए, पूरा C2H4 को पूरा गैसेस एटम में ब्रेक करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, 4x1 प्लस x2। भाई C बॉन्ड H कितने हैं, 4, और एक C डबल बॉन्ड C है, x2। तो हमने बता दिया कि 4x1 प्लस x2 एनर्जी देंगे अगर बॉन्ड एनर्जी, तो पूरा का पूरा अपने कार्बन गैसीय एटम और हाइड्रोजन गैसीय एटम में ब्रेक हो जाएगा। और ये बात बिल्कुल सही है, ये बात एक्सपेरिमेंटली भी सही है। जो आपने डेटा बताया है C2H4 की बॉन्ड एनर्जी जितनी होनी चाहिए, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी उतनी ही आती है, तब तो टेंशन नहीं। लेकिन ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जिनके बारे में अब तक हमने जो बात की है थर्मोकेमिस्ट्री में, वो वही मॉलिक्यूल है जिनमें हमारा कैलकुलेशन और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स मैच करते हैं, बिल्कुल एज सच। लेकिन ऐसे भी मॉलिक्यूल कुछ नोन हुए बाद में जिनमें ये बात थोड़ी गड़बड़ हो गई। जैसे जरा देख लेते, पहले समझते हैं। जैसे पूछे कोई इसी तरह से C2H4 का आपने बता दिया और हमने एक्सपेरिमेंटली भी चेक कर लिया, वो सही आ गया। अब देखिए, एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम फेमस सबसे है बेंजीन। बेंजीन, जरा देखते हैं बेंजीन के बारे में। लिखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, पहले लिखने की बातें वो हम सब लिख लेंगे। दिक्कत ये रेजोनेंस का टर्म, ओरिजिन क्या है इसका, ये वर्ड आया क्यों, ठीक है। अब कोई बंदा कह रहा है कि ये है बेंजीन, फॉर्मूला इसका C6H6 से आप जोड़ सकते हैं, C6H6 से। तो इसकी बॉन्ड ने इसको ब्रेक करने के लिए पूछा है किसी ने, फिर से वहीं से और पूछा। C2H4 को बता दिया तुमने, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आ गया। आपने जो बताया एक्सपेरिमेंटली भी सही निकला। अब आप बताइए कि C6H6 का बॉन्ड एनर्जी कितना होगा।
टोटल में इसको ब्रेक करने के लिए पूरा सी गैस और एच गैस बनाने के लिए कितना एनर्जी दोगे। फिर पूछोगे कि सर इसमें सी बॉन्ड एच है, ठीक है, उसकी एनर्जी पता है। सी डबल बॉन्ड सी है, उसकी एनर्जी भी आपने बता दी है। सी सिंगल बॉन्ड सी का बता दीजिए, सी सिंगल बॉन्ड सी का बता दीजिए। तो बता दिया उसने कि चलो सी सिंगल बॉन्ड सी का होता है x3, बॉन्ड एनर्जी होता है x3 किलो जूल पर मोल, उसने बता दिया। अब कोई बच्चा जोड़ेगा तो क्या जोड़ेगा, इसकी बॉन्ड एनर्जी को जोड़नी है। यहाँ पे प्लीज नोट नहीं करना है, समझना है पहले, डेफिनेशन पता नहीं चलेगा, रेजोनेंस का टर्म ही नहीं पता चलेगा कि आया कहाँ से है। इसकी बॉन्ड एनर्जी वो दो जोड़ेगा तो क्या करेगा, 6x1 भाई सी बॉन्ड एच कितने हैं 6, सी 6x1, ठीक है, प्लस सी सिंगल बॉन्ड सी कितने हैं 3, देखो सी सिंगल बॉन्ड सी 3 है और सी डबल बॉन्ड सी भी 3 ही है, तो प्लस 3x2 प्लस 3x3 यही करेगा भाई। 3 सी डबल बॉन्ड सी है, 3 सी सिंगल बॉन्ड सी है, हिसाब से वो एनर्जी बता देगा कि सर इतना एनर्जी दोगे आप तो पूरा का पूरा ये कार्बन गैसीय सिस्टम और हाइड्रोजन गैसीय सिस्टम में ये ब्रेक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं, अब यहाँ पे गड़बड़ है। पिछली बार जो बताया उसने एक्सपेरिमेंटली भी देखा तो ये बात सही निकली, जो आपका कैलकुलेशन था वो एक्सपेरिमेंटल से मैच कर गया C2H4 के लिए, लेकिन बेनिन के लिए ऐसा नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे ठीक है, ये अकेले नहीं है, ऐसे बहुत सारे हैं लोग जिनके लिए आपका जो एस्टिमेशन है थ्योरेटिकल, इसको बोलते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू, वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच नहीं करता है। और वहीं पे आता है टर्म रेजोनेंस एनर्जी का, ठीक है, वहीं आता है टर्म रेजोनेंस एनर्जी का। अब यहाँ पे एक बात आई होगी आपके मन में कि सर आप कैसे प्रिडिक्शन कर दिए भाई, आप बड़े जानकार निकले कि भाई एथिन के बारे में आपने बोला कि एथिन के बारे में जो आप निकालते हैं यहाँ पे बोर्ड पे कैलकुलेशन कर रहे हैं वो सही है एक्सपेरिमेंटली भी, अब बेनिन के बारे में सही नहीं है, फिर आपके पास क्या नॉलेज है, आप कैसे बेनिन को उससे अलग बता रहे हो। तो वो नॉलेज आपके भी हो जाएगा, यही थ्योरेटिकली पढ़ाया जाता है। यही आज हम उसकी बात नहीं करेंगे कि हम कैसे पहचाने यहाँ ये वाला मॉलिक्यूल में जो हम बता रहे रिजल्ट मैच करेगा एक में नहीं करेगा, ये कैसे बता रहा है, तो ये हमने बताएंगे। हम लोग बिल्कुल पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में रेजोनेंस थ्योरी पढ़ेंगे, कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे, उसमें पता चल जाएगा कि कैसे हम देख के पहचान सकते हैं कि ये वो वाला मॉलिक्यूल जो है धोखेबाज है और एक नहीं है, ठीक है, वो बात की बात है। आज हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री फोकस करते हैं, आज उसकी बात नहीं करेंगे। बिल्कुल कुछ तो मेरे पास जानकारी होगी, मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ कि बेनिन के बारे में जो निकाला वो सही नहीं है और एथिन के बारे में जो निकाला वो सही है, वो आपको भी पता चल जाएगा, ये कोई बहुत इशू नहीं है। तो उन्हीं मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं जिनके लिए डेटा मैच नहीं करता है। तो फॉर सर्टेन काइंड ऑफ स्पीसीज द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ थर्मोकेमिकल डेटा मे बी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, बॉन्ड एनर्जी वगैरह वगैरह, जो भी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, कुछ भी सब बात करेंगे इस क्वेश्चन में, इज डिफरेंट फ्रॉम देयर एक्चुअल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। दीज स्पीसीज आर कॉल्ड, दीज स्पीसीज का मतलब आयन मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है। दीज स्पीसीज आर कॉल्ड conjugated species, conjugated species, conjugated species, and the difference in two values, मतलब theoretical मतलब जो आप निकाल रहे हो और experimental, and difference in these two values is called resonance energy, resonance energy। रेजोनेंस एनर्जी, जैसे बेनिन का बॉन्ड एनर्जी आपने बताया वो जोड़ जाड़ के 600 होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटली आ रहा है 700, तो वो जो डिफरेंस है वही है रेजोनेंस एनर्जी। थ्योरेटिकल वैल्यू, कैलकुलेटेड और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। और एक खास टाइप के मॉलिक्यूल में ही टर्म आएगा, वो है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। अब नोट कर लो, रेजोनेंस एनर्जी is always reported in negative, इसको हमेशा नेगेटिव में रिपोर्ट करते हैं। फॉर्मूला भी लिख दूंगा मैं, वैसे कोई खास फॉर्मूला नहीं है लेकिन सुविधा के लिए भी लिख दूंगा और सवाल तो करेंगे ही। कैसे रिपोर्ट करते हैं नेगेटिव में, भाई जो डिफरेंस है वो नेगेटिव होना चाहिए। अब इसमें से क्या घटाना है वो हम देख लेंगे, ऐसे घटाएंगे कि डिफरेंस क्या है। आप तो इतना समझ गए होंगे कि कुछ अलग ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनको कॉन्जुगेटेड परिवार, बेंजीन उसका बस एग्जांपल था, ऐसे बहुत सारे हैं बेंजीन जैसे,
ठीक है। उस टाइप के मॉलिक्यूल के लिए आप बताएंगे कुछ और कि बॉन्ड जितना होना चाहिए और डेटा मेजर करेगा एक्सपेरिमेंट में, वो अलग आ जाएगा। आप बोलेंगे बेंजीन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इतना आना चाहिए, मैंने कैलकुलेट किया है इतना आ रहा है, लेकिन डेटा में एक्सपेरिमेंट मेजर करने जाएगा तो अलग आ जाएगा। और वो जो डिफरेंस है दोनों चीज़ों का, ठीक है, वही रेजोनेंस एनर्जी कहलाता है। और ये हमेशा नहीं आएगा। अब ये थीन में देखा तो इसमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कुछ खास मॉलिक्यूल हैं जिनको कॉन्जुगेटेड बात करेंगे, जिनको बोलते हैं क्या कॉन्जुगेटेड स्पीसीज, उन्हीं में टर्म आता है। हमारा फोकस आज ये नहीं है कि कॉन्जुगेटेड स्पीसीज की पहचान क्या है, कैसे स्ट्रक्चर देख के बताएंगे, क्योंकि हम बॉन्डिंग तो पढ़ नहीं रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, आज बस हम उनके बारे में रेजोनेंस एनर्जी निकालते कैसे वो हम देखेंगे। अब जरा देखो, सच species are much more stable than our estimation। हमारी सोच से भी ज्यादा स्टेबल है वो, हमारी सोच से भी ज्यादा स्टेबल है वो, मच मोर स्टेबल देन आवर theoretical estimation। that is, they have higher bond energy देन। भाई स्टेबल का मतलब क्या हुआ, उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, स्टेबल है तो तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। हायर बॉन्ड एनर्जी देन आवर एस्टिमेशन, ये है। मतलब इतना बोल सकते हैं कि बेंजीन का आपने बॉन्ड एनर्जी अगर निकाला है, डेटा देख के, सी सिंगल बॉन्ड सी वगैरह देख के 500, तो आप इतना सोच सकते हो कि एक्चुअल में 500 से ज्यादा ही आएगा आंसर। आप निकाल रहे हैं 500 जूल किलो जूल पर मोल बॉन्ड एनर्जी बेंजीन की, अब एक्सपेरिमेंटल मेजर करने जाएंगे तो इतना तो प्रिडिक्ट कर ही सकते हैं कि 500 से कुछ ज्यादा ही होगा। वो बता तो नहीं सकते क्योंकि वो स्टेबल है, हमारी सोच से ज्यादा स्टेबल है वो। दे हैव हायर बॉन्ड एनर्जी देन आवर, ठीक है, एस्टिमेशन। आवर एस्टिमेशन मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू, नोट करें। सवाल जरूर देखना, यहाँ सवाल देख के सब लिखने से कोई मतलब नहीं। फिजिकल केमिस्ट्री में सवाल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डिस्कशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो भाई थोड़ा बैकग्राउंड बना बताया जा रहा है, लेकिन अब इनसे कुछ नहीं होगा, मुझे पता है। अगर आप ये लिख के चले गए लेक्चर, कुछ नहीं हो पाएगा। आपको खुद पता है, टीचर हूँ मैं और लोगों को पढ़ा रहा हूँ मैं। वो रेजोनेंस एनर्जी सबको पता है क्या होता है, लेकिन मेन है कि सवाल आप अप्रोच कर पाते हो कि नहीं। वो तो सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है। केवल टर्म जानने से तो नहीं होगा कि रेजोनेंस एनर्जी होता है, कॉन्जुगेशन में होता है तो ये होता है, सवाल फिर क्या। तो उस पर ध्यान देना है, ये लगे कि हाँ सर ने पढ़ाया तो सवाल हो जा रहा है, और क्या चाहिए। अब देखो जरा, इफ, अब ऐसे लिख लेते हैं हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। अब जरा देखो क्या करते हैं, रेजोनेंस एनर्जी जब भी निकालना हो, जैसे हमारे कुछ क्वेश्चन में आ गया बेंजीन का नाम, और भी मॉलिक्यूल है, मतलब कोई ऐसा मॉलिक्यूल दे दिया जिसके बारे में रेजोनेंस एनर्जी निकालना है हम, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, हम इतना समझ जाएंगे कि ये कॉन्जुगेटेड परिवार का सदस्य है, ये मॉलिक्यूल चाहे आयन जो भी है वो कॉन्जुगेटेड फैमिली का है, ठीक है, उन्हीं में रेजोनेंस एनर्जी का टर्म आता है और कहीं नाम नहीं आता है। जैसे बेंजीन का दे दिया कि रेजोनेंस एनर्जी निकालिए, अब डेटा क्या दिया होगा, बेंजीन का दिया है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इतना है, लेकिन अब जो डेटा दिया है क्वेश्चन में वो समझ लीजिए कि एक्सपेरिमेंटल डेटा है, और अब आपको क्या करना है, आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बेंजीन का अपने मन से फिर से निकालना है, फिर से निकालना है। अभी देखेंगे हम, बेंजीन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन फिर से मैं कह रहा हूँ वही निकालना है। फिर कहोगे अरे सर ये क्या बात कर रहे हैं, जब डेटा दिया है तो वही डेटा क्यों निकलवा रहे हैं। क्यों निकलवा रहे हैं, क्योंकि वो जो डेटा दिया है बेंजीन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इतना है, वो एक्चुअल डेटा है, एक्सपेरिमेंटल डेटा है। आपको निकालना है क्या है, कैलकुलेटेड वैल्यू। तभी तो डिफरेंस करके रेजोनेंस करोगे, तभी तो डिफरेंस करेंगे तो रेजोनेंस एनर्जी आएगा, ठीक है। इस टाइप के मॉलिक्यूल में जो भी है जिनके बारे में रेजोनेंस पूछा जाए, तो दिया है इनका कोई, जैसे बेंजीन का बॉन्ड एनर्जी दे दिया है, बेंजीन का बॉन्ड एनर्जी इतना है, तो अब आपको उस पर भरोसा नहीं करना है, वो एक्चुअल वैल्यू है। अब आपको अपने मन से निकालना है कि हमारे हिसाब से कितना होना चाहिए था, फिर तो आप जो एस्टिमेट करोगे वही क्या है, कैलकुलेटेड वैल्यू है, फिर डिफरेंस कर देंगे। फिर मान लो दे दिए बेंजीन का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इतना है, तो उस पर भरोसा मत करना, वो एक्चुअल वैल्यू है। हम निकालेंगे कितना होना चाहिए था हमारे एस्टिमेशन से, कैलकुलेशन करेंगे, फिर वो डिफरेंस कर देंगे। इस टाइप के मॉलिक्यूल में जो डेटा दिया है क्वेश्चन में जिसका, वही डेटा आपको फिर से अपने तरीके से निकालना है, और क्योंकि वो जो डेटा है वो क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। याद नहीं करने से बातों को, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, तो आप देखिएगा।
The calculation of resonance energy. If enthalpy of formation is given, enthalpy of formation is given, किसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? वही कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल का, बेंजीन जाए उसका कोई और एग्जांपल भी हो सकता है, बहुत सारे हैं, ठीक है। किसी कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है, उस केस में रेजोनेंस एनर्जी निकालने की बात कर रहे हैं। देन रेजोनेंस एनर्जी RE लिख दे रहा हूं, इक्वल टू एक्चुअल फॉर्मेशन एंथैल्पी, थोड़ा शॉर्ट में लिखो, अच्छा थोड़ा सा लिखो, एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस थ्योरेटिकल वैल्यू, थ्योरेटिकल मतलब कैलकुलेटेड। याद मत करना, भी सवाल देखते रहना, नोट कर लो बस। अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात कर रहा है तो उसके इसमें रेजोनेंस एनर्जी क्या होगा? एक्चुअल वैल्यू मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ये है एक्सपेरिमेंटल जो दिया होगा सवाल में, और ये वैल्यू जो हम कैलकुलेट करेंगे। अगर किसी कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन दिया है तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। इन ऑल अदर केसेज, अगर ये भाई एंथैल्पी ऑफ कंबशन भी हो सकता है, हाइड्रोजनेशन भी हो सकता है, बॉन्ड एनर्जी भी हो सकता है, उस केस में क्या करेंगे? इन ऑल अदर केसेज, भाई थर्मोकेमिकल डेटा तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का भी हो सकता है, बॉन्ड एनर्जी का भी हो सकता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो मैंने कहा अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेटा दिया हो तो एक्चुअल में से थ्योरेटिकल घटा देना है, ठीक है। अभी करके देखेंगे भी, बिल्कुल नोट करने से नहीं होता है ना, मैं उसमें भरोसा करता हूँ। इन ऑल अदर केसेज रेजोनेंस एनर्जी RE इक्वल टू थ्योरेटिकल माइनस एक्चुअल वैल्यू। मतलब ऐसे सेट करना है कि वो डेटा नेगेटिव आ जाए, रेजोनेंस एनर्जी नेगेटिव में आ जाए। मैं वही क्वेश्चन देखना, सब बात क्लियर हो जाएगी कि क्या बोल रहे थे। बस हम आज बता रहा हूँ कि इस लेक्चर की लिमिटेशन रहेगी कि हम वो मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा आज कि कैसे हम स्ट्रक्चर को देख के बता देंगे कि मॉलिक्यूल कॉन्जुगेशन वाला है, मतलब ये वाला कॉन्जुगेटेड परिवार का सदस्य है कि नहीं, क्योंकि वो सेपरेट पार्ट है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का पार्ट है, उसको पढ़ते रहेंगे ना, जीओसी में है सब कुछ। 50 बार क्यों लिखना, क्यों अपना डाइवर्जन कर? फिजिकल केमिस्ट्री तो फिजिकल केमिस्ट्री पर फोकस करते हैं, लेकिन जान लो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में जो भी थ्योरीज आई है वो का जनक जो है उसका बेसिस फिजिकल केमिस्ट्री ही है, हवा में नहीं पता चल गया, ठीक है। बेंजीन में रेजोनेंस होता है, भाई बेंजीन एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है, क्या कोई मतलब हवा में लग गया किसी को? नहीं। जब उन्होंने डेटा निकाला कि बेंजीन का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इतना आ रहा है, एक्चुअल वैल्यू कुछ अलग आ जा रहा है, ऐसे बेंजीन कई सारे ऐसे भाई हैं जो यही बिहेव कर रहे हैं, इनको अलग परिवार बना दिया गया और उनको समझाने के लिए पूरी थ्योरी रची गई जिसका नाम है रेजोनेंस, और उसको पढ़ते हैं हम थ्योरेटिकल पार्ट में, अभी नहीं। अब देखते हैं सवाल, चलिए देखना, एक सवाल बहुत है समझने के लिए। कैलकुलेट द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ N2O। मैं आपकी सुविधा के लिए, क्योंकि मान रहा हूँ कि मैं 11th के बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं, अभी नहीं पढ़े होंगे बहुत ज़्यादा, तो मैं बनाता रहा हूँ कि सब पढ़ लेंगे, 12 जाते जाते सबका ये बॉन्डिंग वॉन्डिंग सब कुछ नहीं है। ये है N2O, ये है N2O का स्ट्रक्चर, आपकी सुविधा के लिए ये चार्ज दिखाया गया, उसको कोई मतलब नहीं, नेट चार्ज नहीं है। चलो अलग से बना देते हैं उसको, साफ सुथरा थोड़ा सा साफ इसको कर दिया जाए, आपकी सुविधा के लिए इधर N2O ड्रॉ कर दे रहा हूं मैं। ये है N2O, याद करने की जरूरत नहीं है, आप 50 बार इस स्ट्रक्चर को देखोगे, फोकस उस बात पर होना चाहिए जिस पर होना चाहिए अभी लेक्चर में, ठीक है। अब लिखा हो कैलकुलेट द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ N2O। अब देखो हम इसका मतलब जैसे पूछ दे कि N2O का रेजोनेंस एनर्जी निकालना है तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि N2O एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है, अभी तो पूछ रहा है भाई, नहीं तो नहीं पूछता, हमको क्या जानने की जरूरत है। N2O एक कॉन्जुगेटेड परिवार का है, कॉन्जुगेटेड स्पीसीज है, बेंजीन का भाई है, और इसके बारे में रेजोनेंस एनर्जी पूछा जा रहा है, ठीक है। अब करना क्या है, दिया हुआ है उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन N2O का इतना है, कितना है 82। ध्यान देना, इसी सवाल में सब समझ में आएगा। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना है N2O का? 82 है किलो जूल पर मोल।
तो हम क्या करेंगे, N2 एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है, ये हमको पता चल गया। जैसे हमने देखा कि रेजोनेंस एनर्जी पूछा गया है तो हम समझ जाएंगे कि बस वो धोखे वाला है। मतलब इसका मतलब ये जो वैल्यू दी है वो एक्चुअल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है उसका, N2 का। अब हमको यही वैल्यू हमको निकालना है। फिर से हम क्या करेंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन N2 का निकालेंगे। समझ रहे हो भाई, हम कह रहे हो भाई दिया है और फिर से उसी को निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल, ये एक्चुअल वैल्यू है भाई, ये एक्चुअल वैल्यू है। एक्सपेरिमेंटल मतलब एक्चुअल वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू है। अब आपको यही डेटा अपने मन से निकालिए। अब हम निकालेंगे कैलकुलेटेड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन N2O का। तो क्या लिखोगे रिएक्शन, N2 प्लस हाफ O2 गैस है, सब लिखने की जरूरत नहीं है, सब जानकार है। इससे बन गया N2O। ये सब गैसियस स्पीसीज हैं, चाहो तो आप लिख सकते हैं। N2 में क्या होता है N ट्रिपल बॉन्ड N होता है। O2 में क्या होता है, O डबल बॉन्ड O होता है। अब इसका हम निकालेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो यहां से एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन N2O का आएगा। देखो जरा, ये कैलकुलेटेड है, जो आप कर रहे हो क्या है, कैलकुलेटेड है। देखो दिया है फिर भी निकाल रहे हैं, मतलब हम कैलकुलेटेड वाला निकाल रहे हैं। N2 का बॉन्ड एनर्जी कितना है, N2 का 946। भाई कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि N2O2 N2O सबका क्या दिया है, बॉन्ड एनर्जी। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले पे टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कर देंगे। देखना जरा, N2 का तो 946 प्लस हाफ इंटू O2 का कितना है भाई, 498 O2 का। ये हो गया टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस N2O का स्ट्रक्चर पता है, सामने दिखा हुआ है, N डबल बॉन्ड N है। N2O की बॉन्ड एनर्जी N डबल बॉन्ड N का 418 प्लस N डबल बॉन्ड O का 607। अब ये जो निकालेंगे ये कैलकुलेटेड है। दिस इज मैं लिख रहा हूँ, वो एक्सपेरिमेंटल था, और ये आप जो निकाल रहे हो वो है कैलकुलेटेड हीट ऑफ फॉर्मेशन। कैलकुलेटेड मतलब थ्योरेटिकल। चलिए देखते हैं कितना आता है। यही मैं बोल रहा था, जो दिया है डेटा वो हम फिर से निकाल रहे हैं, क्योंकि ये ठीक है, यही तो है, यही तो किया होगा। तो उन्होंने भाई उन्होंने मेजर किया होगा, कोई कैलकुलेशन किया होगा N2 के बारे में पहली बार, इतना आना चाहिए। एक्सपेरिमेंटल मेजर किया होगा, कोई दूसरा बंदा कह रहा नहीं 82 आ रहा है, तो वहीं से तब समझ में आएगा, अरे ये तो धोखे वाले मॉलिक्यूल है, वो छाटो अलग करो, कॉन्जुगेशन नाम बाद में दिया गया। हाँ, तो ये हो जाएगा 498 डिवाइड बाय 2 प्लस 946 माइनस 418 माइनस 607, 170 आ रहा है। ये कितना आ रहा है, 170 किलो जूल पर मोल। अब आ गया रेजोनेंस एनर्जी का कॉन्सेप्ट। देखा एक्चुअल वैल्यू कितनी है 82, हमने निकाला 170, डिफरेंस तो आना ही था, तभी रेजोनेंस है। ये कब आता है, केवल खास लोगों में ही ये सब चीज दिक्कतें आती है, और इन खास लोगों को बोलते हैं कॉन्जुगेटेड स्पीसीज। ठीक, अब रेजोनेंस एनर्जी तो आ ही जाएगा। तो रेजोनेंस कितना होगा, रेजोनेंस एनर्जी कैसा डेटा दिया था, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का दिया था, निकाला भी हमने उसी का है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एक्चुअल माइनस थ्योरेटिकल, एक्चुअल माइनस थ्योरेटिकल। और उसे भी याद मेरे, कोई टेंशन नहीं है भाई। हमको रेजोनेंस एनर्जी किस में रिपोर्ट करना है, नेगेटिव में, उसे सेट कर लेंगे हम लोग भूल भी गए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रेजोनेंस एनर्जी को रिपोर्ट किस में करना है, हमको नेगेटिव में रिपोर्ट करना है। नेगेटिव तो तभी आएगा ना जब 82 में से 170 आप माइनस कर दोगे। तो ये कितना आ जाएगा, -88 किलो जूल पर मोल। दिस इज रेजोनेंस एनर्जी ऑफ N2O। देख लो आसान है, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज बात नहीं है। और आगे चल के भी समझ में आ जाएगा कि डेटा नहीं भी दिया रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि N2O धोखे वाला मॉलिक्यूल है, बेनिन धोखे वाला मॉलिक्यूल है। ये सब थ्योरी का पार्ट है, वो हम समझ लेंगे। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यही तो नहीं होता बहुत लोगों से। और भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ गैसियस बेंजीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। चलिए बेंजीन की बात भी कर ले, अभी बोला था वो भी, मतलब
अब लिख दिया है कि रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन निकालना है, तो हम भी समझ जाएंगे हम कि बेंजीन में कंजुगेटेड होता होगा, बेंजीन भी कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है। ठीक, बॉन्ड एनर्जी दिया हुआ है सी बॉन्ड एच का, ठीक है, सी बॉन्ड सी का, सी डबल बॉन्ड सी का सब दिया है। ग्रेफाइट का बॉन्ड एनर्जी भाई हमने पढ़ा है भाई, एलिमेंट्स के लिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन चाहे बॉन्ड एनर्जी सब सेम बात है। H2 का भी दिया है। अब और क्या दिया है, ये देखो बेंजीन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है 82.9 दिया है। थर्मोकेमिकल डेटा बेंजीन के बारे में दिया है, मतलब जिसकी रेजोनेंस एनर्जी पूछी जा रही है जिस मॉलिक्यूल की, जो ये बेंजीन है यहाँ पे, उसका क्या थर्मोकेमिकल डेटा दिया है 82.9 किलो जूल पर मोल दिया है। अब ये हम समझ गए ये वैल्यू क्या है, एक्सपेरिमेंटल, मतलब ये रियल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है। एक्सपेरिमेंटल तो भाई सही होता है। अब यही डेटा हमको फिर से अपने मन से निकालना है। अब हमको बेंजीन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमको भी निकालना दिया है, फिर से हमको निकालना है। हमारा वाला क्या होगा, कैलकुलेटेड, ठीक है। तो हम निकालेंगे कैलकुलेटेड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का रिएक्शन क्या लिखोगे, C6H6 होता है, बेंजीन का फॉर्मूला क्या है C6H6। क्या लिखेंगे फॉर्मूला, 6C ग्रेफाइट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन प्लस 3H2 गैस गिविंग C6H6 गैस। अब हम निकालेंगे इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और ये जो होगा ये है कैलकुलेटेड वैल्यू। ये क्या कहलाएगा, कैलकुलेटेड, बाद में डिफरेंस कर देंगे, सिंपल। तो क्या होगा, हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 718.4 प्लस 3 इंटू 435.9, ये हो गया टोटल रिएक्टेंट का माइनस। अभी हमने देखा बेंजीन में क्या है बेंजीन में क्या होता है भाई, तो 3 अभी दिखाया था स्ट्रक्चर, 3 है सी सिंगल बॉन्ड सी, 3 है सी डबल बॉन्ड सी, और 6 है सी सिंगल बॉन्ड एच। सबकी एनर्जी जोड़िए, 6 इंटू सी सिंगल बॉन्ड एच की एनर्जी कितनी है 416.3 प्लस 3 है सी सिंगल बॉन्ड सी 331.4, 3 इंटू 331.4 प्लस 3 है सी डबल बॉन्ड सी जिसकी एनर्जी है 591.1। थोड़ा कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, लेकिन मतलब समझना जरूरी है, कैलकुलेशन तो हो जाएगा। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे कैलकुलेटेड, और इस कैलकुलेटेड में से जब एक्चुअल में से भाई को कैसे डेटा दिया है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेटा दिया है, तो क्या करेंगे, यहाँ जो वैल्यू आएगी, मैं कर नहीं रहा हूँ, बहुत सिंपल है, सेम क्वेश्चन है। ये जो वैल्यू आएगी कैलकुलेटेड वाली, उसको 82.9 में से माइनस कर देंगे। जो कैलकुलेटेड वैल्यू होगी उसको 82.9 में से आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे तो आ जाएगा। फॉर्मेशन दिया तो क्या करते हैं, एक्चुअल माइनस थ्योरेटिकल, एक्चुअल माइनस ये है थ्योरेटिकल, कैलकुलेटेड मतलब थ्योरेटिकल, और वो एक्चुअल 82.9 है, माइनस कर देंगे, आ जाएगा। चलिए आगे बढ़े, थोड़ा दूसरी बात करें। हाँ ठीक है, ये सही है। थोड़ा दूसरा डेटा भाई, तो दोनों क्वेश्चन में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में ही फोकस रह गया, लेकिन और भी तो है, जो मैंने बोला था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हो तो एक्चुअल माइनस थ्योरेटिकल, और कुछ और बात की हो तो हम थ्योरेटिकल माइनस क्या करते हैं, एक्चुअल कर देते हैं। देखिए, कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ लिक्विड बेंजीन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा। रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन की दी है -152, रेजोनेंस एनर्जी दी है इस पर। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन, मैं बना दूंगा चित्र, -119 किलो जूल पर मोल। अब जरा देखो, और ये दिया हुआ है C6H12 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इतना, H2O का इतना, CO2 का इतना, तो हमको बेंजीन का एंथैल्पी ऑफ कंबशन निकालना है। अब जरा देखो बेटा, बेंजीन का एंथैल्पी ऑफ कंबशन लिखना है अगर, तो क्या लिखेंगे, C6H6 लिक्विड प्लस O2 गैस, एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या बनेगा, 6CO2 गैस प्लस 3H2O लिक्विड।
3:2 लिक्विड कितना होगा ये, और O2 बात करें 12 3 15 15/2। जरा देखो रिएक्शन लिखेंगे, ये क्या लिखा हमने, बेंजीन का एंथैल्पी ऑफ कंबशन। लेकिन दिक्कत है बेंजीन में रेजोनेंस होता है, वहीं पे हमको एडजस्ट करना है, इससे पहले हमको कुछ और करना है। बेंजीन में रेजोनेंस होता है, कॉन्जुगेटेड है, वैल्यू दी है रेजोनेंस एनर्जी, इसका मतलब बेंजीन में कुछ एडजस्ट करना है। अब जरा देखो, ये है साइक्लोहेक्सीन। जरा देखो साइक्लोहेक्सीन में कह रहा है जब H2 ऐड करते हैं, हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है, जब H2 ऐड करते हैं तो क्या बनता है साइक्लोहेक्सेन। भाई ये हम जानते हैं एल्कीन में जब H2 ऐड करते हैं, 10 से पढ़ के आए हैं 10th में, कि वनस्पति तेल से घी बनाने वाला जो रिएक्शन था, जब एल्कीन में H2 का रिएक्शन कराते हैं निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में तो क्या बनता है एल्केन। ठीक है, डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाता है, और इस रिएक्शन का दिया हुआ डेल्टा H, यही साइक्लोहेक्सीन है, ये इसका दिया हुआ है -119, इसका डेल्टा H दिया हुआ -119, ये कहलाता है साइक्लोहेक्सीन। अब जरा देखो ये साइक्लोहेक्सीन, अब हमारे हिसाब से हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, जितना H2 मोल लगेगा, जितने मोल H2 के लगेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना ही ज्यादा आएगा, उससे आप सेपरेट हो जाएगा। ये है बेंजीन, अभी बेंजीन बनाया था हमने, ये है बेंजीन। अगर साइक्लोहेक्सीन का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इतना है तो बेंजीन का कितना होना चाहिए। बेंजीन में अगर तीनों डबल बॉन्ड हटाने हैं, तीनों भाई एक जगह डबल बॉन्ड हटाना है, एक जगह डबल बॉन्ड हटाना है, तो कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, -119 एनर्जी रिलीज हो रहा है। एक जगह अगर डबल बॉन्ड हटाना है तो -119 रिलीज हो रहा है। अगर तीन जगह से डबल बॉन्ड हटेगा, H2 ऐड होगा, कितने H2 ऐड होंगे 3 मोल, तो एक डेल्टा H कितना आएगा इसका, -119 इंटू 3 मतलब -357, -357 किलो जूल पर मोल। ध्यान दो साइक्लोहेक्सीन में एक जगह डबल बॉन्ड है, ये है बेंजीन, ये है बेंजीन। साइक्लोहेक्सीन में एक जगह डबल बॉन्ड है, एक मोल H2 लग रहा है, और एक मोल H2 लगने से कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, -119 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो 3 मोल अगर H2 लगेगा तो कितना एनर्जी होगा, -357 होना चाहिए ये, लेकिन ये होना चाहिए, ये तो कैलकुलेटेड है। दिस इज कैलकुलेटेड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन, दिस इज, नोट करो, ये -357 क्या है, कैलकुलेटेड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, मैं लिख दे रहा हूँ। लेकिन वही तो दिक्कत है बेंजीन का है भाई, इसका मतलब बेंजीन में रेजोनेंस है तो रियल वैल्यू तो उतनी नहीं आएगी। दिस इज कैलकुलेटेड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और बेंजीन, एक एक टर्म ध्यान से समझना है। लेकिन बेंजीन में तो रेजोनेंस होता है, हमको तो एक्चुअल चाहिए, एक्चुअल। अब एक्चुअल कितना होगा भाई, यहाँ देखते हैं एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी। हाँ, आगे देखो, तो रेजोनेंस एनर्जी हो इक्वल टू क्या होगा, थ्योरेटिकल में इस बार कैसा डेटा दिया है, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात कर रहा है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात कर रहा है, तो क्या करेंगे, थ्योरेटिकल माइनस एक्चुअल, थ्योरेटिकल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन माइनस एक्चुअल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये कितना दिया है -152, थ्योरेटिकल कितना निकाला आपने -357, इसका मतलब एक्चुअल, अब यहाँ से एक्चुअल निकाल लेंगे, माइनस एक्चुअल, एक्चुअल मतलब वही एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल कितना होगा इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, एक्सपेरिमेंटल कितना होगा इसका, एक्चुअल हो जाएगा ये -152, और एक्चुअली -357, एक्चुअल कितना हो जाएगा ये, -357, हाँ ठीक है, +152, सॉरी -205, यस, दिस विल बी, ठीक है, एक्चुअल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन, ये है -205। देख लो इस बार क्या किया है, हाइड्रोजनेशन के बारे में बात की है तो हमने थ्योरेटिकल माइनस एक्चुअल कर दिया, -205 किलो जूल पर मोल। अब आसान है हमारे लिए, अब कोई टेंशन नहीं। अब जरा देखो
एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिया है किसका, C6H12 का दिया हुआ है, ठीक है, C6H12 का -156 दिया हुआ है। यहां से अब आसानी से आ जाएगा। पहले हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन नोट कर लो, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कितना हो गया, -205। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है इसमें, लेकिन कोई बात नहीं, सब आ जाएगा। वैसे भी केवल सिंपल क्वेश्चन करने से बहुत कुछ करना पड़ेगा अभी। ये तो रेजोनेंस वाला टर्म सेट हो गया हमारा। अगला देखो आगे, कुछ और हमको डिफरेंसेस चाहिए। कितना दिया हुआ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C6H12 मतलब साइक्लोहेक्सेन -156। देखो जरा, अब इसकी जरूरत पड़ेगी हमको। ये देखो, बेंजीन +3H2 ये बनता है साइक्लोहेक्सेन C6H12। देख लो जरा, ये है C6H6 और ये है C6H12। ठीक है, इसका कितना दिया हुआ है, अब इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है इसका डेल्टा एच, जो रियल वैल्यू एकदम रियल, -205 किलो जूल पर मोल। अब यहां से निकालेंगे हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। इस बार जो आएगा अब रियल आएगा सब, क्योंकि रियल डेटा है, ये तो है एक्चुअल। तो अब इसका क्या होगा, तो -205 इक्वल टू, अगर फॉर्मेशन की बात करें तो क्या करते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, एंथैल्पी ऑफ -205 इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कितना है, 156 दिया था, -156 -156, इसका एंथैल्पी फॉर्मेशन दिया हुआ। क्या करेंगे, रिएक्शन का एंथैल्पी इक्वल टू प्रोडक्ट का एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट का एंथैल्पी। तो -156 -3 इंटू H2 का कितना होगा, 0, एलिमेंट का कितना लेते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड वैल्यू 0 लेते हैं, प्लस 1 इंटू मान लेते हैं x। x क्या है, x इज एक्चुअल हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। दिस x इज एक्चुअल हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। हम निकालेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, x निकाल लेंगे यहाँ से। दैट विल बी -105 156 प्लस 205, ये कितना आ जाएगा, 81। 3H2, ठीक है 105 ओहो 49 हाँ ठीक है, 49 किलो जूल पर मोल। ध्यान दो, अभी x क्या है, दिस x इज दिस, व्हाट इज x, दिस इज एक्चुअल हीट ऑफ फॉर्मेशन। मैं लिख दे रहा हूँ टर्म समझने के लिए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्वेश्चन, डायरेक्ट नहीं। दिस इज एक्चुअल हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। एक्चुअल हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आप कोई टेंशन नहीं, लेकिन मैं पूरा करूंगा ताकि आपको क्लियर है। अब आ जाएंगे, बेंजीन का एक्चुअल हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना है, 49 किलो जूल पर मोल। आगे घुमा के पूछा है 49 किलो जूल पर मोल। अब इसका करेंगे क्या, एक्चुअल हीट है, इसका करेंगे हम यहाँ पे, इसका करेंगे सॉल्व। यहाँ से हम देखो जरा, अब जरा देखो बेंजीन का, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं हटा दे रहा हूँ इसको। इस क्वेश्चन में अब ये जो था, जो भी है इसी रिएक्शन का, इसका रिएक्शन का एंथैल्पी निकालना है। इसके रिएक्शन का ये तो कहलाएगा एंथैल्पी ऑफ कंबशन। इस रिएक्शन का एंथैल्पी क्या कहलाएगा, दिस विल बी एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन। वो क्या होगा, CO2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है, H2 का दिया है, बेंजीन का आ गया, O2 का तो भाई 0, उसका क्या करेंगे, एलिमेंटल है। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल ऑफ रिएक्टेंट। तो 6 इंटू, अब आप कर लोगे, -393.5, ये किसका हो गया, CO2 का, टोटल ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल ऑफ रिएक्टेंट, प्लस 3 इंटू -285.8 माइनस का कितना आ गया, 49। यहाँ से बहुत आसानी से आ जाएगा, यही आंसर है, यही आंसर हम निकाल देंगे। दिस विल बी एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन। देखा, हमको पहले एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन से हम एक्चुअल वैल्यू निकालना था, उसके बाद से एक्चुअल हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना था, एक्चुअल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना था बेंजीन का, तब जाके यहाँ पे हम आएंगे।
डायरेक्ट नहीं था सवाल। आई होप कि आप समझे होंगे। मैंने कोशिश की है बहुत सरल तरीके से, फॉर्मूला बहुत सिंपल बताया गया है, ठीक है, बहुत आसानी से आ जाएगा। और क्वेश्चन में भाई इतना कॉम्प्लिकेट आता नहीं है, इसलिए लिया गया क्वेश्चन ताकि कई सारी चीज़ों को एक साथ इंक्लूड किया जा सके। जैसे इस क्वेश्चन बहुत सारा डायरेक्ट नहीं था डेटा, बहुत सारी चीज़ों को मिला के पूछा गया था। ऐसे और क्वेश्चन करिए आप, जितना मैक्सिमम वेरिएशन करेंगे। कठिन क्वेश्चन भले से लगता है टाइम, बता दे रहा हूँ मैं, लेकिन उसमें ज़्यादा आप सीख सकते हैं। लगता है करिए तो बड़ा टाइम लग गया, ठीक है, समय दीजिए, समय देंगे तो क्वेश्चन भी बाद में आपको समय देगा, ठीक है। बिल्कुल आप बहुत कुछ सीख सकते हैं क्वेश्चन, फिर नहीं तो सीधे सीधे करेंगे तो फिर थोड़ा सा है ना, आप IIT एडवांस से थोड़ा दूर दूर ही समझ से चले जा रहे हैं। जरूर करिए क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो तो फिर से पूछिए, बता दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।